बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपको टॉपिक देने जा रहा हूँ वो है ब्लड के मुतालिक। मैंने यहाँ पर लिखा है ब्लड, और एफएससी पार्ट 1 के अंदर ये ट्रांसपोर्ट चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 14 के अंदर टॉपिक मौजूद है ब्लड का ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करना है। ह्यूमन हार्ट के साथ ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन तमाम को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाता है। देन लिम्फेटिक सिस्टम एंड देन इम्यून सिस्टम। तो जब हम ब्लड की बात करते हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को जो है वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बता चुका हूँ कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लिविंग नॉन लिविंग मटीरियल जो मौजूद होता है उसके बारे में। अब हम पहुँचे हैं प्योरली ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स के ब्लड के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स में WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर ना जनाब। तो इस वक्त जो है वो ब्लड के टॉपिक में सबसे पहले जो है वो मैंने लिखा है कंपोनेंट कि ब्लड के अंदर कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं। कार्पल्सल की बात हो रही है, ब्लड सेल्स की बात हो रही है, उनकी ओरिजिन बॉडी में वो कहाँ पर बनते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कार्पल्सल्स का कितना मौजूद होता है पर mm के हिसाब से, और इसके अलावा सेल्स का फंक्शन क्या होता है, देन उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जनाब ब्लड के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो कंपोनेंट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं या जो सेल्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इरिथ्रोसाइट्स। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है इरिथ्रोसाइट्स नंबर 1 पर। इरिथ्रो वर्ड का मतलब जो है वो रेड होता है। दैट मीन्स कि हमने इनका दूसरा नाम RBC रखा हुआ है, रेड ब्लड कार्पल्सल। तो रेड ब्लड कार्पल्सल की जो ओरिजिन है कहाँ पर बनते हैं, ये बोन मेरो के अंदर बनते हैं। अक्सर व बेशतर हमारे स्टूडेंट्स या आमतौर पर लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि जनाब जो है वो जिगर, जिसे लिवर कहा जाता है, कि लिवर ब्लड बनाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिवर बहुत सारे और काम करता है बॉडी के, डिटॉक्सिफिकेशन एंड सो ऑन, लेकिन लिवर जो है वो ब्लड बनाता है ये बात गलत है। ब्लड के जो सेल्स हैं ऑलमोस्ट बोन मेरो के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर भी जो RBC की ओरिजिन हो रही है वो बोन मेरो के अंदर होती है। सवाल ये पैदा होता है कि सर बोन मेरो तो तमाम बॉडी के अंदर बोन्स मौजूद हैं, कौन सी बोन्स जो है वो ब्लड बनाती हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो ब्लड बनता है वो हमारे स्ट्रेनम बोन के अंदर, जो चेस्ट बोन कहलाता है, रिब्स और थाई बोन। हमारी लेग का जो थाई बोन होता है उसमें, रिब्स में और स्ट्रेनम बोन के अंदर जो है वो ज़्यादातर ब्लड बनता है। तो जनाब बोन मेरो के अंदर इनकी ओरिजिन होती है। इसके बाद अगर हम इनके नंबर की बात करेंगे तो ब्लड में सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है अबाउट 5 मिलियन पर mm के हिसाब से वो इनका नंबर मौजूद होता है। दैट्स वाई वी कैन से कि भाई ब्लड का जो रेड कलर है वो भी इन्हीं इरिथ्रोसाइट्स की वजह से होता है। इसके बाद हमने देखा कि इनका फंक्शन क्या है, अहम पॉइंट है। इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जबकि किसी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क शेप होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, या बायकॉनकेव शेप के ये होते हैं। तो ये ज्यादातर जो है वो डिस्क शेप में मौजूद होते हैं और उसके बाद किसी हद तक बायकॉनकेव शेप में भी मौजूद होते हैं। तो ये था सबसे पहला कंपोनेंट या लिविंग जो मटेरियल था ब्लड के अंदर, जो कार्पल्सल थे वो थे इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कार्पल्सल। देखिए हम इनको कार्पल्सल कहते हैं, WBC वाइट ब्लड कार्पल्सल, RBC रेड ब्लड कार्पल्सल। उसकी मेन वजह यह है कि कार्पल्सल उन सेल्स को कहा जाता है जो अपने जैसे सेल्स में से नहीं बनते, और नंबर दूसरा कि अपनी लाइफ स्पैन गुजारने के बाद, अपना लाइफ पीरियड गुजारने के बाद आगे चलकर डेड हो जाते हैं। दैट मीन्स कि अपने जैसे नए सेल नहीं बनाते, उन सेल्स को हम प्रोबेबली कार्पल्सल कहते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कार्पल्सल, और जो मैंने आपको बताया बोन मेरो, और इनका तादाद, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और उनका स्ट्रक्चर। अब हमारे पास है लीकोसाइट्स। ये दूसरे नंबर पर हमारे पास सेल्स होते हैं लीकोसाइट्स, जिनको आम सिंपल लैंग्वेज के अंदर लीकोसाइट्स को WBC वाइट ब्लड कार्पल्सल कहा जाता है। मैं इनके सामने लिख देता हूं WBC वाइट ब्लड कार्पल्सल। लीको वर्ड का ही मतलब होता है कलरलेस या वाइट आप कह सकते हैं।
तो ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पल्सल, आप कहें ज्यादा बेहतर रहेगा, व्हाइट ब्लड कार्पल्सल। इनकी ओरिजिन भी बोन मेरो से होती है ना, ये भी बोन मेरो में बनते हैं और फिर उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर मैच्योर होते हैं, वो मैं आपको इम्यून सिस्टम में बताऊंगा। लेकिन आपके लिए बहुत ही अहम बात यह है कि इस टॉपिक में, चूंकि ये रिलेटेड है ब्लड से, और ब्लड हमारे बॉडी के का एक सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्स करता है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के अंदर। तो अगर आप इसको सुनेंगे, अपने फ्रेंड्स को सुनाएंगे, इवन दो कि मेरे वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं भी हैं, या वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो किसी और फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर वो भी इस लेक्चर को सुनेंगे तो किसी हद तक उनका भी फायदा होगा कि भाई हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उनमें से कौन से सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ फाइट करते हैं, और किस तरह से, अब चूंकि कोविड-19 कोरोना वायरस का आजकल जो है वो सीजन चल रहा है, तो इस हवाले से मैंने इस टॉपिक को भी चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट को सबसे पहले चूज किया कि आपको ब्लड और उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम पढ़ाऊं, ताकि आप जो है कोविड-19 या कोरोना वायरस या जितने भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया या आपकी बॉडी के ऊपर जितने भी पैरासाइट होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो अटैक करते हैं, तो आपकी बॉडी किस तरह से फाइट करती है, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, इस लेक्चर के बाद आपने एक और काम करना है कि अगर आपके घर के अंदर इससे पहले कोई ब्लड टेस्ट पड़ा हुआ है फैमिली में से किसी भी मेंबर का, तो इस लेक्चर के बाद वो आप जो है ब्लड टेस्ट जो आगा खान का हो या किसी भी लैब का हो वो सामने रखिएगा, और लेक्चर सुनने के बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि उस पर्सन के साथ जिसका वो ब्लड टेस्ट होगा उसमें लिम्फोसाइट्स की क्या साइट है, WBC की कौन सी टाइप कम है, ज़्यादा है, या उसके अंदर जो है वो कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जनाब दूसरे नंबर पर ल्यूकोसाइट्स मौजूद हैं। ल्यूकोसाइट्स हम लोग कहते हैं WBC को, व्हाइट ब्लड कार्पल्सल को, और इनकी ओरिजिन तमाम ल्यूकोसाइट्स की बोन मेरो में होती है। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स आमतौर पर कहा जाता है कि भाई कोई सेल है, उस सेल के ऊपर कुछ मखसूस स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको मैं डॉट डॉट की सूरत में बना देता हूं, इनको ग्रेन्यूल कहा जाता है। जिन सेल्स के ऊपर ये ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे उनको हम ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं, और जिनके ऊपर मौजूद नहीं होंगे वो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कहलाएंगे। मतलब ये हुआ कि ल्यूकोसाइट्स या WBC को हमने दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रखा है। ए, सबसे पहले हमारे पास ग्रेन्यूलोसाइट्स, ये ए है, तो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनके ऊपर ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर मौजूद होंगे उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और दूसरे नंबर पर हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ये ए है और ये बी है। तो हम बी को बाद में डिस्कस करेंगे, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स को, कि जिनके ऊपर ग्रेन्यूल मौजूद नहीं होते, उन पर बाद में आते हैं। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे टोटल जो WBC का नंबर होता है, मतलब जितने भी हमारे ब्लड के अंदर WBC मौजूद होंगे उनका जो 72% होगा, 72% वो ग्रेन्यूलोसाइट्स होंगे, बाकी 28% जो होगा वो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होंगे। तो जनाब 72% हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर WBC का 72% जो होते हैं वो ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। अब इन 72% को भी फर्दर हमने डिवाइड कर रखा है। न्यूट्रोफिल्स इनकी पहली टाइप ग्रेन्यूलोसाइट्स की, एसिनोफिल्स इनकी दूसरी टाइप, और जनाब बेसोफिल्स इनकी तीसरी टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, 72% का, ये देखें ग्रेन्यूलोसाइट्स के 72% का जो 70% होता है, इसकी 72% का भी जो 70% होगा वो पहली टाइप न्यूट्रोफिल्स होती है। मतलब ग्रेन्यूलोसाइट्स की पहली टाइप न्यूट्रोफिल जो है वो 70% होते हैं। बोन मेरो में ये बनते हैं। इनका अगर नंबर देखेंगे तो बॉडी के अंदर 1 mm के अंदर मैंने आपको बताया 4900 जो है वो ब्लड के अंदर मौजूद होंगे, और इसके अलावा इनका मेन काम जो है, मेन फंक्शन जो है वो है एंगल्फ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हड़प कर जाना।
अच्छा जनाब, इसके बाद आते हैं एजिनोफिल्स। एजिनोफिल जो है ये दूसरी टाइप है ग्रेन्युलोसाइट्स की और 1.5% मौजूद होते हैं, बहुत कम होते हैं बॉडी के अंदर। मतलब 1 mm के अंदर 105 इनका नंबर होता है, 105 होते हैं ये। और अगर इनकी बात करेंगे तो ये एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टीज रखते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करेंगे तो ये एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टीज रखते हैं। सिंपली आपको यूं समझा दूं कि एजिनोफिल्स WBC की वो टाइप है जो ऑलमोस्ट एलर्जीज में एक्टिव होते हैं। अगर आपको खुदा ना ख्वास्ता किसी चीज़ से, डस्ट से, किसी पोलन ग्रेन से, किसी दूसरी स्मोक वगैरह से कोई एलर्जी हुई है, या किसी फूड से, किसी की वुडवर कोई भी एलर्जी है, अस्थमा हो गया है आपको ख़ास तौर पर, या बॉडी के अंदर इस तरह का कोई और इश्यू हो गया है, तो उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो एजिनोफिल्स एक्टिव होते हैं, काम करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, एंटीहिस्टामाइन रोल प्ले कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है उन इन्फ्लोमेशंस को जो बॉडी के अंदर हो जाती हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि बॉडी के अंदर एलर्जी की जो एक्टिविटी हो रही है, एलर्जी से जो प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, उसको ये कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पर है हमारे पास बेसोफिल्स। बेसोफिल का तादाद 0.5 होता है, बॉडी के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं और 35 जो है इनका नंबर होता है। 35 नंबर वेरी मच लो, आप कह सकते हैं कि अगर ये ना भी होंगे तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उस टेस्ट के अंदर खास तौर पर एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स का नंबर देखा जाता है कि अगर इनका नंबर ज्यादा हो गया है, इनका नंबर आप जब देखेंगे किसी ब्लड टेस्ट के अंदर तो ज्यादा होगा, इट मींस कि कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, बॉडी इनके नंबर को ज्यादा बना रही है, इनका नंबर बहुत ज्यादा हो गया है, बॉडी में कोई सीरियस इन्फेक्शन मौजूद है। तो इसलिए कभी कभार किसी ब्लड टेस्ट के अंदर जो है वो इनका नंबर ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर इनका नंबर बहुत ज्यादा कम होगा तो दैट मीन्स कि ये किसी और ब्लड की कमी या बहुत सारे और इश्यू भी हो सकते हैं। तो जनाब, बेसोफिल्स का जो काम है वो है प्रोड्यूस हिस्टामाइन एंड हेपरिन। तो जनाब, बेसोफिल्स का नंबर 35 होगा। इनका मेन फंक्शन है कि ये हिस्टामाइन और हेपरिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामाइन सिंपली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोटीन है, बल्कि ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है। हिस्टामाइन बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। हिस्टामाइन बॉडी के अंदर ये इन्फ्लामेशन में रिस्पॉन्स करता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, बॉडी के अंदर कोई अटैक हुआ है, कोई बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया या किसी जो है वो पैरासाइट ने अटैक किया है, तो ख़ास तौर पर उसके अंदर हिस्टामाइन जो है वो रोल प्ले करता है। तो हिस्टामाइन खास तौर पर कम्युनिकेशन का काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्रेन से जो है वो बैकबोन और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के बीच में भी। तो जनाब, हिस्टामाइन के साथ हेपरिन भी एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो है हेपरिन प्रोटीन, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ताकि ब्लड, आपको पता है कि ब्लड अपने आप को बहने से भी बचाता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता कट लग जाता है तो अगर हम हाथ रखेंगे, हाथ रखने के बाद या यहाँ बैंडेज करने के बाद कुछ देर के बाद हम देखेंगे, हाथ हटाएंगे तो यहाँ पर ब्लड जम चुका होगा। ये ब्लड की अपनी क्वालिटी होती है कि ब्लड जो है वो जम जाता है, और ये किस वजह से? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेपरिन प्रोटीन। ये ना जैसे रस्सियां काम करती हैं, किसी नहर में, किसी दरिया में अगर शगाफ पड़ जाता है, कट लग जाता है, तो पानी बाहर की तरफ बह रहा होता है, तो जो देहाती लोग होते हैं, सिंपल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको कैसे बंद करेंगे उस कट को? क्योंकि वो तो पानी के अंदर जो चीज़ भी डालेंगे, मट्टी या पत्थर वत्थर, वो तो सारी पानी के साथ बह जाएंगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले गांव देहात के लोग क्या करते हैं? रस्से बांधते हैं, उस तरफ से और इस तरफ से। वो जब रस्से बांधेंगे तो उसके बाद उसमें झाड़ियाँ और पत्ते और दरख्तों की जो है वो ब्रांचेस, शूट्स वगैरह फेंकते हैं। उसके बाद उसमें पत्थर और मट्टी फेंकेंगे तो वो बंद हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो उन्हीं रस्सों का काम करते हैं, ताकि अगर ब्लड बह रहा है तो उसको बहने से बचाएंगे, और फिर ये जो है ये फाइबर, हेपरिन के जो प्रोटीन होंगे, ये उसको ब्लड को बहने से बचाएंगे। जनाब, इसके बाद हमारे पास है जो है ल्यूकोसाइट्स का बी, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रेन्युलोसाइट्स के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब ये है
कि ये इन सेल्स में ग्रेन्यूल ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये मौजूद नहीं होंगे, तो हम इनको ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं इनके फर्दर दो टाइप्स हैं, ये भी बोन मैरो में बनते हैं और 28% इनका टोटल ब्लड के अंदर मौजूद होता है। अब इनको हमने डिवाइड कर रखा है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के अंदर। मोनोसाइट्स का अगर हम नंबर देखेंगे तो ये 4% जो है, इस 28% का 4% जो है वो मोनोसाइट्स होते हैं और इनका नंबर 280 होगा। बोन मैरो के ही अंदर इनकी ओरिजिन होती है और इनका मेन रोल जो है वो इनगल्फ दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हड़प कर जाना, बैक्टीरिया को ईट करना, बैक्टीरिया को खत्म करना इनका मेन रोल होता है। देखिए आप कहेंगे सर ये बैक्टीरिया, बिकॉज आप यकीन करें कि हम लोग बैक्टीरिया के समंदरों में रह रहे हैं। जैसे मछली समंदर के अंदर रह रही होती है ना, हर तरफ पानी पानी पानी, हम भी बैक्टीरिया के समंदर में रह रहे हैं, हर तरफ बैक्टीरिया। इवन आप इस वक्त जिस मोबाइल फोन से मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस मोबाइल फोन पर भी ह्यूमन पॉपुलेशन से ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में कितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे और वो हमारे पास 24 आवर्स हम हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि सब बैक्टीरिया भी खतरनाक नहीं होते, बहुत सारे बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, काम के होते हैं, उनको भी कभी डिस्कस किया जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह भी होते हैं। तो जनाब बैक्टीरिया को ये ईट कर जाते हैं। इसके बाद हमारे पास लिम्फोसाइट्स का नंबर जो होगा वो 24%, टोटल इस 28% का 24% होगा। 1680 इनका टोटल नंबर होता है और इनका काम है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मजे की बात यह है कि दो वर्ड्स आपकी जिंदगी में आमतौर पर आते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर हमारे अपने इम्यून सिस्टम के जो है वो पैदा की हुई प्रोटीन्स होते हैं, पैदा किए हुए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। हमारे WBC, हमारी प्लाज्मा उनको सिंथेसिस करती है, हमारे बॉडी का ब्लड उनको सिंथेसिस करता है। किस वजह से? कि बाहर से जो अटैक हो रहा है, बाहर से जो वायरल या बैक्टीरियल या कोई भी जरासीम हमारे ऊपर जब अटैक करता है तो उसके खिलाफ हम इन एंटीबॉडीज को यूज करते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस में जो हम जिस ट्रीटमेंट को पाकिस्तान के अंदर फॉलो कर रहे हैं वो भी यही है कि एंटीबॉडीज के जरिए जो हम ट्रीटमेंट जो हमने इस वक्त जिस पर काम हो रहा है वो भी यही ट्रीटमेंट है कि एंटीबॉडीज को कल्चर किया जाए। कैसे? मिसाल के तौर पर एक किसी बंदे को कोरोना लगा और कोरोना वायरस के जब उसको हुआ कोविड-19 और वो बीमार पड़ गया, तो उसके बीमार पड़ने से उसकी बॉडी के अंदर वायरस से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो एंटीबॉडीज वायरस के खिलाफ फाइट करेंगी। इम्यून सिस्टम फाइट करते करते मरीज सेहतयाब हो गया। अब जब सेहतयाब हो गया तो वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो कोविड-19 या कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी थी, जिन्होंने फाइट किया था, जो यूजफुल बनी, पहले नहीं थी, अटैक के बाद बनी, वो एंटीबॉडीज हम उस जो मरीज जो पेशेंट सेहतयाब हो जाएगा, सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उसमें से हम निकालते हैं और उन पेशेंट्स के अंदर हम वो एंटीबॉडीज डालते हैं जो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, बूढ़े होते हैं या बच्चे होते हैं, जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से फाइट नहीं कर पा रहे होते, वीक होता है उनका इम्यून सिस्टम। तो हम वही एंटीबॉडीज उस सेहतमंद बंदे से जिसे पहले जो है इन्फेक्शन हुआ था कोविड-19 का, उससे अब लेकिन अब वो सेहतमंद है, उससे हमने ली, उनको कल्चर किया और फिर जो है पेशेंट के अंदर डाल दिया ताकि वो अच्छे तरीके से फाइट कर सके और फिर वो भी इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएगा। तो जनाब ये है एंटीबॉडीज। एंटीजन किसी भी उस फॉरेन बॉडी को या पार्टिकल को कहा जाता है जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है। ये एंटीबॉडीज और एंटीजन को इम्यून सिस्टम में आगे मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा जनाब। इसके बाद हमारे पास है प्लेटलेट्स। नंबर 3 पर ब्लड के अंदर जो लिविंग मटेरियल के अंदर जो तीसरे नंबर पर सेल्स मौजूद होते हैं उनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स बोन मैरो में इनकी ओरिजिन होती है और इनका नंबर 2,50,000 के करीब जो है ब्लड के अंदर 1 mm के अंदर मौजूद होता है पर mm के हिसाब से।
और ये इनिशिएट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को। ये इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसको? मैकेनिज्म को। कौन से मैकेनिज्म को? ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को, कि भाई ब्लड जो है उससे बहने से, अगर कोई कट लग जाता है तो वहां पर ये जो है प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं और ब्लड को जो है बहने से बचाते हैं, लॉस होने से बचाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आपको दिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। आपने जो है वह हेपरिन और हिस्टामाइन 2-4 नई चीज़ें थी जो आपने यहाँ पर सीखी होंगी। इनके कुछ और फंक्शंस भी हैं जो आप जो है वो गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर यहाँ पर मैं उनको एक्सप्लेन करता तो हो सकता है कि जो है वो टॉपिक लेंथी हो जाता और वो थोड़ा आपके सिलेबस से भी हेवी डोज हो जाता। तो इसलिए ये काफ़ी है आपके सिलेबस और आपके क्राइटेरिया के मुताबिक। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।